कल्पना कीजिए, एक शांत गांव की काली सी रात, एक माँ का चीखना, खून से लाल फर्श और एक बेटी जो जबरन छीन ली जाती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि मेरठ के कपसण गांव का वो सनसनीखेज कांड है जो 8 जनवरी 2026 को सुनीता देवी की निर्मम हत्या से शुरू हुआ। पारस सोम नाम का वो शख्स जिसने प्रेम के नाम पर पहले माँ को फरसे से मार डाला, फिर बेटी रूबी को अगवा कर लिया। रुड़की तक भागे, लेकिन सच बाहर आया। कोर्ट में रूबी ने चीख चीख कर कहा, पापा, उसने मेरी माँ को छीन लिया। गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। जाति का आग उगला और सीएम योगी तक मामला पहुंचा। आज की इस वीडियो में कपसण कांड की पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद तबरेज अंसारी। तारीख थी 8 जनवरी 2026, दिन गुरुवार, जगह उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, थाना सरधना और गांव कपसण, जो अपनी खेती और भाईचारे के लिए जाना जाता था। उस दिन वहां एक अजीब सी शांति थी। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। सर्दी अपने सबाब पर थी। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे। इसी गांव में रहने वाली सुनीता देवी, जिनकी उम्र करीब 45 साल थी, अपने घर के काम निपटाकर खेत की तरफ जा रही थी। उनके साथ उनकी 21 साल की बेटी रूबी भी थी। माँ और बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। दोनों बातें करते हुए हंसते खेलते गांव के बाहरी रास्ते से गुजर रही थी। उनका काम था खेत पर काम कर रहे पिता और भाई के लिए खाना पहुंचाना और गन्ने की कटाई में हाथ बटाना। उन्हें जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज का सूरज उनके परिवार के लिए एक काला दिन लेकर आया है। वह लोग खेत के रास्ते पे चल रहे थे कि अचानक पीछे से एक सफेद रंग की कार आती है। गांव के कच्चे रास्ते पर कार की रफ्तार सामान्य से थोड़ी ज्यादा थी। कार माँ और बेटी के पास रुक जाती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और गाड़ी में से 2 लड़के उतरते हैं। इनमें से एक का नाम था पारस सोम, जो इसी गांव का रहने वाला था, और दूसरा था उसका साथी सुनील राजपूत। पारस की आंखों में गुस्सा था। वो सीधा रूबी की तरफ झपटता है। सुनीता देवी कुछ समझ पाती इससे पहले ही पारस ने रूबी का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती कार की तरफ खींचने लगा। रूबी चिल्लाई, माँ बचाओ, यह मुझे ले जा रहा है। एक माँ के सामने उसकी बेटी को कोई गुंडा उठा ले जाए, यह भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकती। सुनीता देवी फौरन उन आरोपियों पर झपट पड़ी। उन्होंने पारस को धक्का दिया, उसका कॉलर पकड़ा और अपनी बेटी को उसके चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की। सुनीता देवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, मेरी बेटी को छोड़ दो। खेतों में उस समय कोई नहीं था, लेकिन सुनीता की आवाज गूंज रही थी। पारस को लगा कि अगर यह औरत यूं ही चिल्लाती रही तो गांव वाले इकट्ठा हो जाएंगे और उसका खेल बिगड़ जाएगा। पारस के सिर पर तो रूबी को साथ ले जाने का भूत सवार था। जब उसने देखा कि सुनीता देवी उसे छोड़ नहीं रही है और लगातार विरोध कर रही है, तो उसने वह किया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं किया था। गन्ने के खेत में काम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक भारी हथियार, फरसा, शायद वो अपने साथ ही लेकर आया था। गुस्से में पागल पारस ने वह फरसा उठाया और पूरी ताकत से सुनीता देवी पर वार कर दिया। एक जोर की आवाज आई और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन वह माँ थी। गिरते गिरते भी उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। पारस का पागलपन यहीं नहीं रुका। उसने एक के बाद एक कई हमले किए। सुनीता देवी गंभीर रूप से घायल होकर नीचे खेत में गिर गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन आखिरी सांस तक उनकी नजरें अपनी बेटी रूबी पर थी, जिसे वो आरोपी अब घसीटते हुए गाड़ी में डाल रहा था। और थोड़ी ही देर में वो गाड़ी गायब हो गई। पीछे रह गया तो सिर्फ बिखरा हुआ एक खौफनाक मंजर, एक तड़पती हुई माँ और खेतों में पसरा हुआ खून। थोड़ी ही देर बाद सुनीता देवी का बेटा नरसी, जो शायद कुछ ही दूरी पर था, वह मौके पर पहुंचता है। वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ बुरी तरह जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी थी, आखिरी सांस ले रही थी। उसने दौड़कर माँ का सिर अपने गोद में रखा। माँ, ये किसने किया और रूबी कहाँ है? नरसी ने रोते हुए पूछा। सुनीता देवी बोलने की हालत में नहीं थी, लेकिन उन्होंने लड़खड़ाती जुबान से सिर्फ इतना इशारा किया कि वह लोग रूबी को ले गए, और फिर वो खामोश हो गए। नरसी की चीखों ने आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों को इकट्ठा कर दिया। जल्दी जल्दी में सुनीता देवी को गाड़ी में डालकर मोदीपुरम के एक बड़े अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने हालात बेहद नाजुक बताई। उधर गांव में खबर आग की तरफ फैल गई। दलित परिवार की बेटी का अपहरण हो गया है और मां की हत्या कर दी गई। यह खबर सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया।
जो लोग खेतों में थे वो अस्पताल की तरफ भागे और जो घर पे थे वो थाने की तरफ। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन जब तक पुलिस सक्रिय होती बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में इलाज के दौरान शाम करीब 4:30 बजे सुनीता देवी ने दम तोड़ दिया। जैसे ही मौत की खबर बाहर आई, वहां मौजूद भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अब सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं बचा था, यह दो जातियों के बीच का संघर्ष बनता जा रहा था। पीड़ित परिवार का आरोप था कि गांव के दबंगों ने, जो ऊंची जाति के हैं, उन्होंने हमारी बेटी की इज्जत का निशाना बनाया और विरोध करने पर मां को मार डाला। अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में गुस्से में आई भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख मेरठ के एसपी देहात और तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिवार की एक ही जिद थी, जब तक हमारी बेटी वापस नहीं आती और कातिल पकड़े नहीं जाते, हम मां का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हमें अपनी बेटी जिंदा चाहिए और अभी चाहिए। पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। एक तरफ मर्डर, दूसरी तरफ अपहरण और तीसरी तरफ कानून व्यवस्था का बिगड़ा हुआ माहौल। दलित समाज के बड़े नेता और भीम आर्मी के प्रमुख चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि वो पीड़ित परिवार से मिलने आएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान भी मौके पर पहुंच गए। यह मामला अब लखनऊ तक गुजरने लगा था। पुलिस ने परिवार को 24 घंटे का टाइम दिया, फिर उसे बढ़ाकर 36 घंटा, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 10 से ज्यादा सर्विलांस, मुखबिर, सब कुछ लगा दिया गया था, लेकिन पारस और रूबी को जैसे आसमान खा गए हो या जमीन निकल गया। उधर हत्यारा पारस उस मासूम लड़की रूबी को लेकर कहाँ था? आखिर वो 60 घंटे तक पुलिस को चकमा कैसे देता रहा? चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। 8 जनवरी की सुबह वारदात को अंजाम देने के बाद पारस और रूबी सबसे पहले मुजफ्फरनगर के खतौली पहुंचे। पारस शातिर था, वो जानता था कि मेरठ पुलिस सबसे पहले आसपास के इलाकों में नाकेबंदी करेगी, इसलिए उसने सीधे हाईवे पकड़ा और दिल्ली की तरफ निकल गया। रूबी बहुत ही दहशत में थी। उसकी माँ का खून हो गया था, आंखों में आंसू सूख नहीं रहे थे और कनपट्टी पर पारस का तमंचा था। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने एक होटल में पनाह ली, लेकिन पारस को डर था कि दिल्ली में ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। वहां से वह अगले दिन यानी 9 जनवरी को गुरुग्राम निकल गया। वहां पारस अपने पुराने दोस्त के पास रुका। इस दौरान वह लगातार अपने गांव की खबरों पर नजर रखे हुए था। सोशल मीडिया और न्यूज के जरिए उसे पता चल रहा था कि कपसड़ गांव में आग लगी हुई है। पुलिस उसके घर पहुंच चुकी है। उसके दादा दादी को हिरासत में ले लिया गया है। उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित हो चुका है। यह सब देखकर पारस घबरा गया। उसे लगा कि अब दोस्त के घर रुकना भी सेफ नहीं है। 9 जनवरी की शाम को ही वह रूबी को लेकर वापस उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ा। वह सहारनपुर के गांव टपरी पहुंचा, जहां उसकी बहन रहती थी। एक रात वहां रुका। रूबी इस पूरे सफर में एक जिंदा लाश की तरह उसके साथ थी। ना तो वह चिल्ला सकती थी और ना भाग सकती थी। पारस ने उसे साफ कह दिया था, अगर मुंह खोला जैसे तेरी माँ को मारा है, तेरे बाप और भाई को भी मार दूंगा। वह बेचारी लड़की अपने परिवार की सलामती के लिए खामोश रही। उस आरोपी के साथ चुपचाप चलती रही। अगली सुबह यानी 10 जनवरी 2026 पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। चंद्रशेखर आजाद गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रही थी। गांव वाले धरने पर बैठे थे। प्रशासन की सांस अटकी हुई थी। उधर पारस को लगा कि अब सहारनपुर में भी रुकना ठीक नहीं। उसने प्लान बनाया कि वह रूबी को लेकर हरिद्वार जाएगा और वहां से कहीं और दूर, शायद नेपाल या किसी पहाड़ी इलाके में छिप जाएगा। वो दोनों सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और हरिद्वार जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। पारस को लगा कि वह बच गया, लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ से नहीं बच सकता। सिर्फ एक गलती और कानून का फंदा तुम्हारे गले में। और पारस ने भी वही गलती रुड़की स्टेशन के पास कर दी। उसने ट्रेन में बैठे एक यात्री से फोन मांगा और अपने गांव के एक झोले छाप डॉक्टर राजेंद्र को फोन मिला दिया। उसे लगा कि डॉक्टर तो उसका पुराना जानकार है, वह उसे बताएगा गांव में क्या चल रहा है। लेकिन वह नहीं जानता था कि डॉक्टर राजेंद्र पुलिस के रडार पर था। जैसे ही वो कॉल कनेक्ट हुई, मेरठ पुलिस के कंट्रोल रूम में एक अलार्म बजता है। करीब 8 बजे शाम के टाइम
टारगेट एक्टिव है, लोकेशन रुड़की रेलवे स्टेशन के पास। ट्रेन में एसएसपी विपिन तारा ने तुरंत हरिद्वार पुलिस और जीआरपीएफ से संपर्क किया और ट्रेन नंबर और बोगी नंबर का पता लगाने को कहा। और जैसे ही ट्रेन का नंबर पता लगा, रुड़की पुलिस को खबर दिया गया। रुड़की पुलिस स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही सादी वर्दी में पुलिस वाले बोगी में चढ़ गए। हर सीट, हर चेहरों को स्कैन किया जाने लगा। फिर एक कोने वाली सीट पर खिड़की के पास बैठा हुआ लड़का दिखा, जिसके हुलिया का वर्णन पुलिस के पास था। बगल में वो लड़की भी थी। पुलिस वाले धीरे से उनके पास पहुंचे। पारस को भागने का मौका नहीं मिला। जैसे ही पुलिस ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसके चेहरे का जो रंग था वो उड़ गया। पुलिस ने उसे अपने सुरक्षा में लिया। रूबी पुलिस को देखते ही रो पड़ी। वो पिछले 3 दिनों से इस नर्क में जी रही थी। उसे आजाद होने की उम्मीद जगी। दोनों को गिरफ्तार करके रात में ही मेरठ लाया गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई। जैसे ही ये खबर फैली कि रूबी और पारस पकड़े गए हैं, मीडिया में एक नई कहानी फैलने लगी। पारस पुलिस के पूछताछ में एक बयान को बार बार दिए जा रहा था। पारस ने कहा, मैंने कोई किडनैपिंग नहीं की, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पिछले 3 साल से हमारा अफेयर चल रहा था। रूबी के घर वाले उसकी शादी कहीं और करना चाह रहे थे, इसलिए उसने मुझे बुलाया और हम अपनी मर्जी से भागे हैं। उसकी माँ की मौत तो बस एक हादसा थी। वह बीच में आ गई और धक्का मुक्की में गिर गई। पारस के वकील ने भी कोर्ट में यही दलील दी। सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी तस्वीरें भी वायरल होने लगी, जिसमें पारस और रूबी साथ दिख रहे थे। एक तस्वीर हरिद्वार के किसी मंदिर की बताई जा रही थी। गांव के भी कुछ दबी जुबान वाले लोगों ने कहा कि हाँ, शायद प्रेम प्रसंग था। इस नए लव एंगल ने पूरे केस को पलटने की कोशिश की। लोग सवाल उठाने लगे, वाकई अपहरण था? क्या दलित बनाम ठाकुर का मुद्दा सिर्फ राजनीति थी? क्या लड़की अपनी माँ की हत्यारे के साथ भाग गई थी? गांव वालों की राय भी बन गई। कुछ ने कहा लड़की की भी गलती है, दोनों को बराबर की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पीड़ित परिवार, रूबी के पिता और भाई का कलेजा फट रहा था। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, हमारी बेटी को डराया गया है, यह झूठ है, हमारी माँ को मारा गया है। क्या कोई बेटी अपने माँ के कातिल के साथ प्यार करेगी? सबकी निगाह अब रूबी पर टिकी थी। पुलिस जानती थी कि इस केस का फैसला ना तो पारस के बयान से होगा और ना ही नेताओं के भाषण से। 11 जनवरी की सुबह रूबी को कोर्ट में पेश किया गया। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। पुलिस उसे मीडिया से बचाकर गुपचुप तरीके से मजिस्ट्रेट के सामने ले गई। रूबी का बयान बंद लिफाफे में दर्ज होना था, यानी वो जो भी कहेगी वो सीधे जज साहब सुनेंगे। कोर्ट रूम के बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर रूबी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मजिस्ट्रेट ने उसे भरोसा दिलाया कि वह यहाँ सुरक्षित है और बिना किसी डर के सच बोल सकती है। रूबी ने रोते हुए जज साहब को बताया, साहब वह झूठ बोल रहा है, उसने मेरा अपहरण किया था। उस दिन खेत में उसने मेरे सामने मेरी माँ पर जानलेवा हमला किया। मेरी माँ तड़प रही थी और मुझे घसीट रहा था। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे कनपट्टी पर गन लगा दिया था। उसने कहा था कि अगर एक शब्द ही बोला तो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। रूबी ने आगे बताया, पूरे रास्ते चाहे ट्रेन हो या होटल, वो मुझे डरा कर रखता था। वो मुझे बार बार अपनी माँ की उस भयानक हालत की याद दिलाता था। मैं मजबूर थी, मैं अपनी जान से ज्यादा अपने पिता और भाई की जान की फिक्र कर रही थी। रूबी का यह बयान उसके प्रेम कहानी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। कोर्ट से बाहर आते ही जब रूबी को आशा ज्योति केंद्र ले जाया गया, तो वहां उसका सामना अपने पिता और भाई से हुआ। वह मंजर देखकर वहां मौजूद लोगों और पुलिस वालों की भी आंखें नम हो गई। रूबी अपने पिता से लिपट कर रोने लगी, पापा मुझे माफ कर दो, मैं माँ को नहीं बचा पाई, मैं उसका आखिरी चेहरा भी नहीं देख पाई। पिता सत्येंद्र ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। उनके खुद के आंसू नहीं थम रहे थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी तू सही सलामत लौट आई, यही बहुत है। तेरी माँ तुझे बचाने के लिए ही गई थी। रूबी ने अपने परिवार को बताया कैसे 60 घंटे उसने मौत के साए में बिताए, कैसे पारस उसे गन्ने के खेतों में छुपा कर रखता था, कैसे वह बार बार जगह बदलता था। उसने बताया कि वह पारस से नफरत करती है और चाहती है कि उसे उसकी माँ की हत्या के लिए फांसी की सजा मिले।
पुलिस की जांच में अब सब कुछ साफ हो चुका था। मेडिकल रिपोर्ट और रूबी के बयान ने पुष्टि कर दी थी कि यह मामला सीधे तौर पर अपहरण और जघन्य हत्या का है। पारस का नाबालिग होने का दावा भी पुलिस की जांच के दायरे में है। पुलिस उसकी जन्म तिथि की जांच करवा रही है। अगर वह बालिग निकलता है तो उसके गुनाह की माफी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। उधर गांव में जो तनाव था वो रूबी की वापसी और बयान के बाद थोड़ा कम हुआ है, लेकिन गुस्सा अभी भी बरकरार है। सुनीता देवी का अंतिम संस्कार प्रशासन के बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद भारी सुरक्षा के बीच किया गया। इस काम के लिए पुलिस की तारीफ भी हुई। तारीफ इसलिए कि 60 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया गया। लेकिन एक सवाल यह भी है, आखिर गांव में दिन दहाड़े ऐसी गुंडागर्दी कैसे हो गई? क्यों एक बेटी को खेत जाने के लिए भी डरना पड़ता है? चंद्रशेखर आजाद ने सही कहा था, यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह सत्ता और ताकत का नशा है। एक माँ अपने बच्चों की ढाल होती है और उन दरिंदों ने उस ढाल को ही तोड़ दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम 2026 में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में जाति का जहर, ताकत का नशा और महिलाओं के प्रति अपराध कम नहीं हो रहे। पारस सोम जैसे लड़के जो एक तरफा प्यार का शक में किसी का हंसता खेलता परिवार उजाड़ देते हैं, वह यह भूल जाते हैं कि उनका अंजाम क्या होगा। आज पारस जेल की सलाखों के पीछे है, उसका भविष्य अंधकार में है, उसका परिवार भी शर्मिंदा है और दूसरी तरफ एक परिवार ने अपनी खुशी, अपनी माँ को खो दिया। रूबी अब सुरक्षित है, लेकिन उसके दिल पर जो घाव, शायद वो जब भी अपनी आंखें बंद करेगी उसे अपनी माँ का वो दर्दनाक चेहरा और वो आखिरी चीख याद आएगी। इस घटना से हमें यह सबक मिलता है कि अपराध चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे वो कथाकथित प्रेम ही क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। कानून के हाथ लंबे होते हैं और देर सवेर अपराधी पकड़ा ही जाता है, लेकिन तब तक जो नुकसान हो चुका होता है उसकी भरपाई कोई अदालत, कोई सरकार नहीं कर सकती। मैं उम्मीद करता हूँ कि रूबी को इंसाफ मिलेगा और उसकी माँ की आत्मा को शांति। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पुलिस को और ज्यादा सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या समाज में फैल रही इस नफरत का कोई इलाज है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो का मकसद किसी को डराना या परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको सच्चाई से परिचित कराना था। अगर आपको लगता है कि हमने ईमानदारी से यह कहानी आप तक पहुंचाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को सबक मिल सके। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। फिर मिलता है एक और सच्ची और सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक के लिए